हाय एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं डिवीज़न ऑफ लेबर बाय एमिल डर्कहाइम। इसके पहले हम सोशल फैक्ट कवर कर चुके हैं। सोशल फैक्ट पिछले कितने लेक्चर में? 4 लेक्चर में। अब आप सोच लो, अगर मैंने 4 लेक्चर में सिर्फ सोशल फैक्ट कवर करा है तो कितनी डिटेल में पढ़ाया होगा। तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। अभी हम स्टार्ट करेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर से। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ रोहित एंड आई क्वालिफाइड UGC नेट रिसेंटली। और आपको लगता है ये मेरी क्वालिफिकेशन है? नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, ये नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसी चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर आपको पढ़ाना आता है तो फिर आप अच्छे टीचर हो, उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर पढ़ने का कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता क्या है। आपको आई होप समझ में आएगा। आएगा, जब मैं समझाता हूँ समझ में आ जाता है, टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ओके, तो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है पहले तो ये समझो। जैसे कि व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर, इसका मतलब है कि जो लेबर है वो डिवाइडेड है, मतलब वो अपना अपना काम बांटे हुए है। ठीक है, जैसे कि मान लो पहले टाइम में प्री सोसाइटी में, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी मान लो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उस टाइम पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि पहले क्या करते थे, सब लोग जैसे खेती कर रहे हैं, सब लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो सभी लोग फार्मिंग करते थे, है ना, ऑल पीपल सेम तरीके से। ऐसा तो नहीं था कि पहले, ऐसा तो नहीं था कि पहले कोई जैसे टैटू आर्टिस्ट हो, जैसे गांव में आपने देखा हो, विलेजेस में जो एक पर्सन होता है वही सारे काम कर लेता है लगभग। वो जैसे फार्मिंग भी कर लेता है, अपने घर में अगर कोई दिक्कत होता है तो इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर लेता है, इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर लेता है। अगर टेबल वेल टूट जाती है तो वो कारपेंटर का काम भी कर लेता है ना। अपने घर में बोल्ट वगैरह लगा लेता है, अपने घर में साफ़ सफाई कर लेता है। और कभी कभी अगर घर बन रहा होता है तो वो लेबर का भी काम कर देता है वहाँ पे, मतलब मिट्टी वगैरह उठवा देता है, बालू छनवा देना वगैरह वगैरह। अगर आप रिच हैं तो आपने शायद ये नहीं देखा होगा, बट अगर आप पुअर हैं थोड़ी से तो आपने देखा होगा जिनका घर बनता है वो खुद लेबर का काम करते हैं मोस्टली। आप रिच हो तो बात ही अलग है, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोल दिया। चलिए, जैसे कि वो समझा रहा मैं आपको कि विलेजेस में ऐसा होता है ना कि एक ही पर्सन जो है वो सारे काम कर लेता है, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये वाला भी। लेकिन आजकल क्या है, जैसे मान लो ये, आजकल विलेजेस में भी ऐसा नहीं होता, इन सब कामों के लिए भी वो लोगों को बुला लेता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा आज की जो सोसाइटी है, जो आज की सोसाइटी है वहाँ पे क्या होता है, जैसे शहर में देख लो आप, सिटी में, सिटी में अगर कुछ भी हो गया, आपको अगर टेबल टूट गई तो आप सीधे कारपेंटर को बुलाते हो, आप खुद नहीं करते हो। अगर आपका थोड़ा स्विच खराब हो गया तो आप किसको बुलाते हो? आप नहीं, बट जो रिच लोग होते हैं थोड़ी बहुत वो बुला लेते हैं। या फिर डॉक्टर को तो बुलाते ही होगे, घर डिज़ाइन कराने के लिए इंजीनियर को बुलाते हो, है ना, वगैरह वगैरह। तो वो कह रहा है डिवीज़न ऑफ लेबर, देखो होता क्या है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ये होता है सिंपली, डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि लेबर इज़ डिवाइडेड, कि हर काम एक इंसान नहीं करता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में हर काम एक इंसान कर लेता था, जितने काम होते थे ये एक इंसान कर लेता था। अब क्या हो रहा है आज की सोसाइटी में, ये जो एक इंसान है ये सारे काम नहीं करता है, काम बटे हुए हैं। इंजीनियर अपना काम करेगा, डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, कारपेंटर अपना काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहा होगा। तो उनका, तो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि लेबर डिवाइडेड है कि नहीं है, बस ये होता है डिवीज़न ऑफ लेबर, कि लेबर डिवाइडेड है या नहीं है। यहाँ पे देखो लेबर डिवाइडेड नहीं है, एक ही पर्सन सब कुछ कर दे रहा है। यहाँ पे लेबर डिवाइडेड है, ये काम कोई कर रहा है, ये कोई कर रहा है, ये कोई कर रहा है, ये कोई कर रहा है। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम कैसे बटा है ये बताना। ठीक है, तो देखो एमिल दरखाइम क्या कहते हैं। एमिल दरखाइम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी स्पेशलाइज इन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क और टास्क लीडिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी, इंडिपेंडेंस एंड सोशल कोहेजन। देखो इनका मानना क्या है, इसको हम आपको डिटेल समझा थोड़ा सा। दरखाइम ये कह रहे हैं, हमारे जो दरखाइम बाबा हैं, दरखाइम, दरखाइम जी ये कह रहे हैं कि जो आज है ना,
मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर आपको समझ में आ गया। डिवीज़न ऑफ लेबर आई होप आपको समझ में आ गया कि पहले एक ही काम सब लोग कर लेते थे, अब काम बटा हुआ है, एक इंसान अपना काम करता है, दूसरा अपना करता है, तीसरा अपना काम करता है, ठीक है। तो दरखाम के जब डिवीज़न ऑफ लेबर होता है तो एफिशिएंसी आती है। अभी उसको टेंशन ना लेना, हम समझा रहे हैं कि एक पॉइंट को पकड़ के कायदे से। इंटरडिपेंडेंस आती है, इंटर डिपेंडेंस आती है, और और क्या आता है चेक करें। हाँ, कोहेजन, देख ही रहे थे, कोहेशन। और क्या आता है, कोहेशन। अच्छा, हमने कल कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, आपको एक बार रिवाइज कर लें। या दरखाइम क्या ऑब्जेक्टिविटी में मानते थे या नहीं मानते थे? दरखाइम मानते थे ऑब्जेक्टिविटी में, राइट? क्या सब्जेक्टिविटी में मानते थे? नहीं मानते थे। ये हम रिवाइज कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, है ना, ताकि आपको कनेक्ट हो सके। उसके बाद दरखाइम क्या मानते थे? साइंस, साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइन 1 मिनट। दरखाइम मानते थे साइंटिफिक डिसिप्लिन, मतलब सोशलॉजी को आपको साइंस की तरह पढ़ना। और क्या मानते थे? फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म मतलब जो हो रहा है, जो होगा, जो होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, फंक्शनलिज्म। इतना क्लियर है? कोई इशू है यहाँ तक आपको? आई होप नहीं होगा, है ना। अब पढ़ते हैं इसको, अब आपको थोड़ा सा कनेक्ट होगा, समझ में आएगा। देखिए, डर्कहाइम का मानना है कि डिवीजन ऑफ लेबर से इफ़िशिएंसी आती है, इंटरडिपेंडेंस आती है और कोहेजन आता है। अब एक एक पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे। पहले पढ़ेंगे हम इफ़िशिएंसी कैसे आती है। डर्कहाइम ने बोल दिया कि डिवीज़न ऑफ लेबर से एफिशिएंसी आती है। कैसे? समझो थोड़ा इस चीज़ को। देखो, जैसे मान लो एक पर्सन है, एक पर्सन का सारे काम करेगा, ये भी करेगा, ये भी। जैसे मान लो एक एक स्कूल है, ओके, ये स्कूल का टीचर है। अब ये सारे काम करेगा, ये मान लो टीच भी करेगा, पढ़ाएगा। इसका काम है पेरेंट्स से बात करना, इसका काम है फेलो टीचर से बात करना, इसका काम है मैनेजमेंट देखना, और इसी का काम है कंप्यूटर चलाना। तो मान लो पेरेंट्स सेम टाइम पे आ गए, ठीक है, उसी सेम टाइम पे इसे लेक्चर है, तो कैसे अटेंड करेगा? ये नहीं कर सकता। और दोनों काम में ये बेहतर नहीं हो पाएगा, या तो ये इसको हैंडल करने में बेटर होगा, या मतलब एक इंसान हर काम में बेस्ट हो सकता है क्या? ये तो लगभग इम्पॉसिबल वाली चीज़ होगी ना। मूवी तो चल ही रही है कि हर इंसान सब में बेस्ट है ना। वो किसी एक दो चीज़ों में ही बेस्ट होता है, बाकी चीज़ों में वो नॉर्मल ही होता है। तो या तो इसमें बेस्ट होगा, या इसमें, या इसमें, या इसमें, या इसमें, लेकिन वो सारे काम कर रहा है। तो अगर मान लो वो पेरेंट से बात करने में बेस्ट था, ठीक है, या फिर पढ़ाने में बेस्ट था, लेकिन अब वो सही से पढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि उसे पेरेंट से भी बात करनी है, या फिर उसे पेरेंट्स पढ़ाने में बेस्ट था पर वो उससे पढ़ाना ही पड़ रहा है तो वो भी नहीं कर पा रहा है बात सही से, तो उसकी इफिशियंसी नहीं आ पाएगी। जब एक इंसान कोई एक काम करता है, कोई एक वर्क करता है, तो उसकी क्या आ जाती है? एफिशिएंसी। आपने मोबाइल सुधारने वाले देखे, मोबाइल रिपेयर करने वाले, मोबाइल रिपेयर शॉप देखी होगी आपने। तो मोबाइल रिपेयर की शॉप पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग मोबाइल को खोल नहीं पाते, हम लोग मोबाइल को देख नहीं पाते क्या दिक्कत है, क्या गलती है उसमें, कैसे सुधरेगा। और मोबाइल रिपेयर करने वाला 5 मिनट लगाता है मुश्किल से, और 5 मिनट में मोबाइल सुधार के दे देता है कि देखो ये दिक्कत थी और ये सुधर गया, है ना। जैसे कि ट्रेडिंग करने वाला, या फिर मान लो हैकर। चलो, हैकर, जो हैकर होता है आपका, आपको किसी चीज़ को करने में 1 घंटा लग जाएगा। आपको अगर मान लो पासवर्ड चेंज करना है या फिर पासवर्ड हैक करना है तो अब घंटों लग जाएगा आपको, लेकिन हैकर 2 मिनट में करके दे देगा आपको। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। डॉक्टर, जैसे मान लो डॉक्टर है, आप जब ड्रेसिंग करते हो, ड्रेसिंग मतलब पट्टी वट्टी बांधना, जैसे किसी को लग गई तो आप फिर दवाई निकालोगे, फिर तो हाइड्रोजन निकालोगे, है ना। फिर उसके बाद उसके वाउंड पे लगाओगे, घाव पे लगाओगे। इसके बाद फिर आप साफ़ करोगे, क्लीन करोगे उसको, फिर आप पट्टी बांधोगे, मतलब ड्रेसिंग करोगे।
और आपको ये सब करने में आप ट्राई कर लेना कभी भी, अगर आपकी किसी किसी दोस्त को लगी हो, कुछ भी लगी हो, और आप ये सब काम कर रहे हो, तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे ये सब करने में। लेकिन डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर 2 से 3 मिनट में ये सब निपटा देता है काम। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं, और 2 से 3 मिनट में ये सारा काम कर देता है, ड्रेसिंग करने का काम कर देता है। क्यों? इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको? अरे ये तो क्या हो गया ये, 1 मिनट चेक करूँ मैं। हाँ, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्योंकि डॉक्टर एक काम ही कर रहा है बहुत सालों से, तो वो एफिशिएंट हो गया उस काम में। हैकर एक ही काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी आ गई है। जैसे एक जब वो सारे काम कर रहा था, जब वो सारे काम कर रहा था तब एफिशिएंसी थी? नहीं थी। पर जब वो एक काम कर रहा है ना, जैसे हैकर एक काम कर रहा है, या फिर मोबाइल रिपेयर करने वाला कोई एक काम कर रहा है, या फिर डॉक्टर, या फिर हमारे डॉक्टर, वो एक ही काम कर रहा है, तो क्या आ गई? एफिशिएंसी। आई होप आपको समझ में आया एफिशिएंसी क्या होती है। तो 3 पॉइंट थे। दरखाइम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर जब बढ़ता है, मतलब अभी लेबर डिवाइडेड नहीं था पहले सोसाइटी में। पहले सोसाइटी में लेबर मतलब, जैसे लेबर है, ये एक ही काम कर रहा है, एक ही इंसान 4-5 काम करे, तो लेबर डिवाइडेड नहीं है ना। बट डिवीजन ऑफ लेबर मतलब द लेबर इज नाउ डिवाइडेड। लेबर क्या है? डिवाइडेड। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ये डॉक्टर हो गया, ये डॉक्टरी का काम करेगा। दूसरा पर्सन है, वो किसका काम करेगा? इंजीनियर का काम करेगा। तीसरा पर्सन है, वो इंटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन कर लेगा, इंटीरियर डिज़ाइन कर लेगा। तो लेबर का क्या हो गया? डिवीज़न हो गया। अब अलग अलग काम अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो जब अलग अलग काम करेंगे तो वो उसमें एफिशिएंट हो जाएंगे, तो वो बेटर है। ये पॉइंट समझ में आया? एक बार देख लो 30 सेकंड के लिए, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया अच्छे से कि इफिशियंसी क्या होती है? मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर के आने से इफिशियंसी कैसे आती है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, हाँ। मीन्स सा और शाह बोलने में बड़ी तकलीफ होती है। इफिशियंसी, ठीक है। तो समझ में आया ये कैसी होती है? नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस कैसे आती है? आप गेस करो पहले। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है डिपेंड होना, ठीक है? आप किसी दूसरे पे डिपेंड हो। अब सोचो, 30 सेकंड सोचो। जब तक सोचोगे नहीं, दिमाग नहीं चलाओगे, क्या फ़ायदा? बताओ, आया कुछ? कुछ क्रिएटिव आया दिमाग में? नहीं आया? देखो, इंडिपेंडेंस कैसे होती है, सॉरी इंटरडिपेंडेंस कैसे होती है। इंटरडिपेंडेंस समझने की कोशिश करते हैं हम। तो पहले समझते हैं इंटरडिपेंडेंस। ड्यूएल में, ड्यूएल से इंटरडिपेंडेंस कैसे बढ़ते हैं? इंटरडिपेंडेंस, देखिए क्या होता है। पहले क्या होता था कि जैसे ये आप हो, और आप ही घर के सारे क्योस को निपटा देते थे, सारा काम आप कर लेते थे। आप कारपेंटर का काम भी कर लेते थे, आप इलेक्ट्रीशियन का काम भी कर लेते थे। आप मान लो अ, और क्या होता है घर में काम, आप चलो बच्चों को पढ़ा भी तुम दे रहे हो, थोड़ा पढ़े लिखे हो तो बच्चों को पढ़ा दे रहे हो तुम। और तुम ड्राइवर भी है, तुम्हारी ड्राइविंग भी कर लेते हो तुम। तो ये भी काम तुम ही कर रहे हो एक घर का, ठीक है? अब इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि आपने काम बांट दिया, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर हुआ तो काम बट गया, तो इंटरडिपेंडेंस आई। बट कैसे आई? अब जैसे मान लो ये आप हो और कारपेंटर, ठीक है? तो आपके घर में कुछ लकड़ी का टूट गया, तो अब आपको डिपेंड होना पड़ेगा कारपेंटर पे, क्योंकि आपको खुद करना नहीं आता। और जब आपको खुद करना नहीं आता तो आपको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? कारपेंटर पे। ऐसे ही आपको फिर से, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ख़राब, जैसे मुझे नहीं आता इलेक्ट्रीशियन बनना, अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि आती नहीं है, कहाँ से करेंगे? तो फिर हम किसी को बुलाना पड़ता है कि भैया आ जाओ कर दो ये सही। लेकिन पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर देते थे, और पहले के लोग तो सब कुछ सीखे हुए होते थे, तो वो कर लेते थे काम सारा। तो मुझे किसको बुलाना पड़ेगा? मेरे घर पे कुछ ख़राब हो गया तो मुझे इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है अपने, तो किसको बुलाना पड़ेगा? टीचर को। आपने पहले सोसाइटी देखी होगी, पहले कहाँ ये टीचर टीचर खेलते थे लोग। ट्यूशन का नाम सुना था पहले आपने? जब आप जिस उम्र के हो, अगर आप यूपीएससी कर रहे हो, तो आई होप आप 21 22 या 25 साल के आसपास के होगे। तो आपने देखा होगा कि पहले ट्यूशन का कॉन्सेप्ट था? नहीं था।
पहले क्या होता था, स्कूल में पढ़ाई होगी होगी बस बात खत्म। आजकल आपने देखा होगा घर घर टीचर, हर घर होम कोचिंग, होम ट्यूटर, होम ट्यूटर, ये सब कॉन्सेप्ट आ गए नए नए। तो क्या है, अब आप पढ़ाई के लिए किसी पे डिपेंड हो गए हो। पहले अगर आपके बच्चों को आपको पढ़ाना था तो आप किसी पे डिपेंड नहीं होते थे, या तो आप खुद पढ़ा लेते थे घर पे, स्कूल गए वो, आपने घर पे ही उसको एजुकेशन दे दी, अपने घर पे ही जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया, नहीं पढ़ाया तो छोड़ दिया, बात खत्म। अब डिपेंडेंस आ गई, ठीक है। ऐसे ही आपने मान लो ड्राइवर रखा, तो अब क्या होगा, डिपेंड हो किस पे, आप ड्राइवर पे। क्या पता आपको गाड़ी चलानी ना आती हो सकता है ना ऐसा, तो आप किस पे डिपेंड हो गए, ड्राइवर पे। जब तक वो आएगा नहीं आप कहीं जा नहीं पाओगे। तो इससे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस आती है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि इंटरडिपेंडेंस तो बेकार चीज़ है ना, इंटरडिपेंडेंस बेकार चीज़ है। पर आप दरखाइम को फिर से सोचो, दरखाइम कौन से वाले, दरखाइम है फंक्शनलिज्म वाले, कौन से, दरखाइम हैं फंक्शनलिज्म वाले। और फंक्शनलिज्म वाले प्रॉब्लम को कभी एड्रेस करते हैं कि प्रॉब्लम है, बताइए, नहीं करते हैं। मतलब अगर दरखाइम कह रहे कि इंटरडिपेंडेंस आएगी, तो इसका मतलब ये है कि कहना चाहते हैं इंटरडिपेंडेंस अच्छी है। क्योंकि जो फंक्शनलिज्म वाले होते हैं, जो फंक्शनलिज्म वाले होते हैं, बुराई को तो वो एड्रेस करते ही नहीं ना। आ रही है बात समझे क्या कहना सच चाह रहा मैं। दरखाइम ने पहले देखो 3 पॉइंट दिए। दरखाइम ने ये सब चीज़ें बताई कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो एफिशिएंसी आएगी, इंटरडिपेंडेंस आएगी और कोहिजन आएगा, मतलब सॉलिडारिटी कह सकते हैं आप, या फिर लोग आपस में जुड़ेंगे, बात बात करेंगे, व्यवहार बनाएंगे वगैरह वगैरह। तो आपने देखा एफिशिएंसी समझ में आई, ये तो अच्छी चीज़ दिख रही थी आपको कि एफिशिएंसी तो अच्छी चीज़ है ना, कोई एफिशिएंट हो जाएगा, काम बचेगा, टाइम बचेगा और बढ़िया रह जाएगा। लेकिन जब अपन इंटरडिपेंडेंस देखी तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। लेकिन आपको ये भी पता है कि दरखाइम, अगर दरखाइम बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, क्योंकि दरखाइम प्रॉब्लम को कभी एड्रेस ही नहीं करते। इसका मतलब इनमें कुछ अच्छाई तो होनी चाहिए। अब एक मिनट सोचें इनमें अच्छाई क्या है। तो हम देखते हैं कि इंटरडिपेंडेंस के बेनिफिट क्या होते हैं, कुछ तो होंगे, क्योंकि दरखाइम अगर बात कर रहे हैं तो इंटरडिपेंडेंस के बेनिफिट भी होने चाहिए। तो बेनिफिट क्या है, पहले चलो मैं एक स्टोरी सुना दे रहा हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हारा नाम है रवि, चलिए आपका नाम है रवि, और आपके 2 3 दोस्त हैं, राजू, श्याम और बाबूराव, ठीक है। रवि नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, कुछ और लेना चाहिए, तो छोड़ो। तो आपके 3 दोस्त हैं, राजू, श्याम, बाबूराव। अभी क्या होता था, पहले आप खुद अकेले सब काम कर लेते थे, सारे काम, ऑल वर्क आप अकेले कर लेते थे, तो कोई दिक्कत नहीं। ना आपको राजू की ज़रूरत है, ना श्याम की, ना बाबूराव की। बाबूराव, बाबूराम, बाबूराव है ना, बाबूराव, तो आपको इनकी ज़रूरत होती नहीं थी। पर अब क्या हो गया कि अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, तो दिक्कत क्या आ रही है कि आपको इन सब की ज़रूरत पड़ रही है, इन तीनों की। आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इनकी पड़ेगी और इनकी भी पड़ने वाली ज़रूरत। तो अब क्या होगा, पहले आपने तो व्यवहार तोड़ दिया था कि अरे जाओ अपना काम किया करो तुम लोग। पर अब क्या कर रहे हो कि आप इसे दोबारा व्यवहार बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये राजू डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है गांव में जिसका नाम है राजू। एक ही मिस्त्री है, मिस्त्री मतलब इंजीनियर, गांव में मिस्त्री बोलते हैं। और बाबूराव, अरे इंजीनियर, और बाबूराव एक ही शॉपकीपर है। तो ये एक ही है। अब तुम हो रवि, तुमने व्यवहार तोड़ दिया था इनसे। पर अब अगर तुम्हें कुछ हो गया तो राजू के पास ही जाना पड़ेगा। मतलब अब राजू से तुम राम राम करना स्टार्ट करोगे कि राजू भैया, अरे राम राम राजू भैया, है ना, श्याम भैया, राधे राधे कुछ तो करोगे, क्योंकि अब तुम्हें व्यवहार बनाना है ना। क्योंकि एक ही डॉक्टर है, तुम बीमार होगे तो राजू ही आएगा, और राजू से व्यवहार नहीं होगा तो राजू नहीं आएगा। पॉइंट है ना बात में। रवि और जैसे श्याम है, एक ही मिस्त्री है, तुम्हें घर बनवाना होगा तो यही बनाएगा। अब अगर तुम्हारे से व्यवहार नहीं होगा तो ये खाक तुम्हारा घर बनाएगा। और बाबूराव, बाबूराव एक ही शॉपकीपर है, तुम्हें कुछ चाहिए तो इससे तुम्हें लेनी पड़ेगा। अब तुम कहोगे अरे ये तो गलत एग्जाम्पल है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर डिवाइडेड है,
तो राजू की जगह और कोई भी लोग तो होंगे जो डॉक्टर होंगे, चलो मान लेते हैं। राजू की जगह एक डॉक्टर है जिसका नाम है कार्तिक, लेकिन राजू बेस्ट डॉक्टर है ना। ये भी तो हो सकता है ना राजू बेस्ट डॉक्टर हो। तो अब अगर रवि को छुआ तो रवि गया कार्तिक के पास पहले कि भैया मैं सही कर दो, पर कार्तिक भैया ने कहा कि आई एम आउट ऑफ इट, दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज। तो कहाँ जाओगे? तो फिर आप जाओगे राजू भैया के पास, जाना पड़ेगा ना। तो इससे क्या होता है, आप धीरे बॉन्ड बनाते हो क्योंकि आपको पता है कि काम पड़ेगा, तो आप बॉन्ड बना के चलते हो, वरना इंसान सबसे बुराई लेके चले। ठीक है, देखो, इट प्रमोट सोशल कोहेजन, ये बॉन्ड वगैरह प्रमोट करता है। सोशल कोहेजन मतलब आप बॉन्ड बनाते हो लोगों के साथ, ठीक है, और बॉन्ड बन जाते हैं अपने आप। तो डॉक्टर साहब आपके घर पे आएंगे, आपने देखा होगा कि जो मिस्त्री आपके घर पे काम करके जाता है, जो इंजीनियर आपके घर पे काम करके जाता है, वो कभी आपको मिल जाता है तो आप हाय तो कर ही लेते हो कि अच्छा हाय। या फिर कोई डॉक्टर आपकी किसी फैमिली मेम्बर को देख रहा हो और वो कहीं टकरा जाए आपको, तो आप हाय तो कर ही लेते हो ना, हाय हेलो ये सब कर लेते हो। तो ये क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस की वजह से सोशल कोहेजन बढ़ रहा है, मतलब बॉन्डिंग बढ़ रही है। वरना पहले क्या था, अब जब अकेले काम कर रहे थे सारे, तो कोई जरूरत ही नहीं थी इन लोगों की, तो क्या बॉन्ड बनता, आपको कुछ नहीं बनता। आई बात समझ में? आगे, इनकरेज कॉपरेशन, लोग कॉपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब आपको पता है कि इसकी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको लाइफ में, तो आप क्या करते हो, कॉपरेट करके चलते हो, आप लड़ाई नहीं लड़ते। जैसे कॉपरेट कंपनी में भी देखा होगा आपने, कॉपरेट कॉपरेट कंपनी में बेसिकली क्या होता है, सबको पता है कि उसको गालियां दे रहे हैं, लेकिन कॉपरेशन करके चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हैं, नहीं, सब लोग दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन फिर भी कॉपरेट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरडिपेंडेंस है, जरूरत तो पड़ेगी कुछ ना कुछ की। जैसे मान लो आप कोई एचआर होगा, ठीक है, आप कंपनी में इंजीनियर हो मान लो, कोई होगा जो कि दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट का होगा, कोई होगा जो डिज़ाइनर होगा। जब एक प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो तो डिज़ाइनर की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल हेल्प भी चाहिए पड़ेगी, इंजीनियर की भी हेल्प चाहिए पड़ेगी, और एचआर तो परमिट करेगा वो भी हेल्प चाहिए। तो ये सब चाहिए आपको। तो अब क्या करोगे, आप कॉपरेशन करके चलोगे, आप कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं करोगे। ओके, समझ में आ गया इतना? ये रिस्क कर दूँ मैं? 1 मिनट, चलिए ये रेज हो गया। ओके, आगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप एक दूसरी रिस्पेक्ट करोगे, ऑब्वियसली करने लगोगे, जब तुम्हें काम पड़ेगा ना तो रिस्पेक्ट करोगे। एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि एक पर्सन जब काम करेगा तो एफिशिएंसी बढ़ती है, समझा चुका मैं आपको पहले ही। ठीक है, स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, प्रिवेंट एनोमी, मतलब नॉर्मलेसनेस छोड़ो, ये पॉइंट छोड़ दो, ठीक है, इसको सिंपल समझो भी, ठीक है। इसकी एनोमी की देखो, ये एक वर्ड होता है एनोमी। अब ये क्या होता है मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरा मानना है कि हर चीज़ एक जगह नहीं पढ़नी चाहिए, जहाँ जो पढ़ना है वहीं पढ़ेंगे। तो क्या होता है, सोसाइटी स्टेबलाइज रहती हैं, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते, लोग नॉर्म्स में चलते हैं क्योंकि पता है कि काम पड़ेगा, तो तरीके से चलो, ऐसा सब होता है। ओके, एक आध पॉइंट समझ में ना आया हो इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यूपीएससी कर रहे हो ना, तो आप अगर एक दो पॉइंट भी लिखाओगे तो काम चल जाएगा आपका, आपको सारे पॉइंट रटे होने जरूरी थोड़ी हैं। ओके, आगे देखो, तो हमने देखा था दरखाइम ने बोला कि डिवीजन ऑफ लेबर से एफिशिएंसी आती है, हमने देख लिया, इंटरडिपेंडेंस आती है। एफिशिएंसी अच्छी है बुरी है? अच्छी है, क्योंकि दरखाइम बुराई की तो बात ही नहीं करते, बुराई की तो ये बात ही नहीं करते ना, बुराई तो है ही नहीं। इंटरडिपेंडेंस अच्छी है बुरी है? अच्छी है, क्योंकि बुराई की ये बात नहीं करते। अगेन, कोहेजन, कोहेजन मतलब बॉन्ड बनता है आपका, बॉन्ड तो बनती है, अभी समझा चुके हम आपको कि कैसे डिवीजन ऑफ लेबर से बॉन्ड बनता है। क्लियर? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? आगे देखो, अब पढ़ना है में मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये दोनों क्या होते हैं। देखिए, मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होती है और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है। देखो, जो मैंने आपको बताया ना अभी कि एक विलेज था पहले, ठीक है, उस विलेज में लोग एक ही पर्सन सारे काम करता था लगभग, या फिर जो अलग अलग, जैसे ये मान लो ये सारे काम कर लेता है, ऐसे ही कोई दूसरा भी तो होगा गांव में। ये सब लोग होते थे जो अपने घर के लगभग सारे काम कर लेते थे, पहले तो ऐसे ही होता था ना कि लोग अपने घर के सारे काम लगभग कर लेते थे। आपने आजकल सोसाइटी में देखा होगा, काम वाली बाई, काम वाली बाई, के पहले कॉन्सेप्ट था नहीं था ना, ये भी आ गया। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं लग रहा आपको?
आज की सोसाइटी में, जो आज की सोसाइटी है, वहाँ पे आपको नहीं लग रहा है ये डिवीजन ऑफ लेबर है? पहले वाइफ या फिर हस्बैंड, वाइफ या फिर हस्बैंड काम कर लेते थे घर का, अब क्या है, काम वाली बाई आ रही है, या फिर बर्तन धोने वाली अलग आती है, कपड़े धोने वाली अलग आती है, ठीक है, कचरा उठाने वाली अलग आती है। कचरा कर्चा कर दिया मैंने ये, एक मिनट, डस्ट, वेस्ट लिख दूँ मैं यहाँ पे, वेस्ट उठाने वाली अलग आती है, उठाने वाला अलग आता है, ठीक है। तो ये सब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये सारा डिवीजन ऑफ लेबर है? क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं? है ना, ये भी तो डिवीजन ऑफ लेबर ही हुआ एक टाइप का, कि नहीं हुआ? तो देखो, एक एक बार ये देखो कि मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या होती है, क्या हो गई। हाँ, तो एक बार हम देख लें मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या होती है। तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी होती है जब एक इंसान सारे काम कर ले, और जो सारे इंसान है वो सेम सेम काम करें, है ना। जैसे मान लो ये फार्मिंग कर रहा, तो ये भी फार्मिंग कर रहा है ना अपना, तो सारे लोग सेम ही काम करते हैं। देखो, अ टाइप ऑफ सोशल कोहेजन फाउंड इन ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ट्रेडिशनल मतलब जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं, स्मॉल स्केल छोटी वाली, और प्री इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले वाली। वहाँ पे क्या होता है, वो कनेक्टेड फील करते हैं, शेयर्ड बिलीव रहता है, वैल्यूज़, कस्टम्स, कलेक्टिव कॉन्शियस रहती है, मतलब वो सब सिमिलर बिहेव करते हैं। सिमिलर, गलत है स्पेलिंग, सही करेंगे इसको। सिमिलर, वो सारे क्या करते हैं, सिमिलर बिहेव करते हैं। समझ में आया आपको? जैसे कि गांव वगैरह में देखो, तो वहाँ पे सब लोग एक ही बिलीफ को फॉलो करते हैं, उनकी वैल्यूज़, उनके कस्टम्स लगभग सेम ही होते हैं। अगर आपको जैसे कोई गांव है, तो मोस्टली ये पॉसिबिलिटी होती है कि या तो वहाँ एक एक टाइप की कम्युनिटी रहती है। आपने देखे हो गांव, अगर आप थोड़ी बहुत कनेक्टेड हों इन चीज़ों से, तो आपको पता होगा कि जो गांव होते हैं उनमें मोस्टली एक ही टाइप की कम्युनिटी होती है। जैसे मान लो अगर अग्रवाल रह रहे, तो एक गांव होगा जहाँ पे अग्रवाल ही रह रहे हैं और कोई है ही नहीं। या फिर मान लो वहाँ पे कोई अ, जैसे कि हिंदू रह रहे हैं, तो उस पूरे गांव में फिर हिंदू हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम होगा ही नहीं। या फिर क्रिश्चियन रह रहे हैं, तो एक गांव होगा जिसमें क्रिश्चियन ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा होता है नॉर्मली, विलेज ऐसे ही इसी बेस पे बनते हैं कि विलेजेस में या फिर ऐसी सोसाइटीज़ में, जो छोटी सोसाइटीज़ होती है ना, उनमें क्या होता है कि एक ही टाइप की कम्युनिटी होती है। जब कम्युनिटी एक टाइप की होगी, तो उससे क्या होगा, उससे सिमिलरिटी आती है। क्या आती है उससे? सिमिलरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी होना, ठीक है। मैकेनिकल सॉलिडरिटी, एक मिनट, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, यहाँ पे क्या होता है, सिमिलरिटी होती है। क्यों होती है सिमिलरिटी? क्योंकि जैसे मान लो एक छोटी कम्युनिटी है, एक अगर स्मॉल कम्युनिटी है, तो अगर स्मॉल कम्युनिटी है तो ऑब्वियसली उसके जो बिलीफ होंगे, उसके जो कस्टम्स होंगे, बिलीफ, गलत लिख दिया मैंने, उसके जो बिलीफ होंगे, बिलीफ की स्पेलिंग क्या होती, ये होती है ना, यही होती शायद, ठीक है। उसके बिलीफ अलग, उसके बिलीफ सेम होंगे, कस्टम सेम होंगे। जैसे कि एक कम्युनिटी है, जैसे कोई कम्युनिटी है वैश्य, ठीक है, या फिर वैश्य, कोई कम्युनिटी है अग्रवाल, अग्रवाल, कोई कम्युनिटी है जैन। अगर वहाँ पे एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनके बिलीफ भी तो सेम होंगे, कस्टम सेम होंगे, उनके रिचुअल भी तो सेम होंगे। आपको नहीं लगता ये सब होगा, है ना। तो मैकेनिकल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे सिमिलरिटी होती है। अभी देखो पॉइंट वाइज देखो आप, पॉइंट लिखें, सिमिलरिटी, मेंबर्स में सिमिलरिटी होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर शुड बी लो। अब व्हाट इज लो डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट इज हाई डिवीजन ऑफ लेबर? लो डिवीजन ऑफ लेबर, हाई डिवीजन ऑफ लेबर। देखो, लो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है एक इंसान 3-4 काम कर रहा है कम से कम, तो लेबर का डिवीज़न कम है। जब एक इंसान बहुत सारे काम करेगा तो लेबर का डिवीज़न कम है। अब जैसे एक इंसान सिर्फ यहाँ पे एक काम करेगा, फिर दूसरा इंसान है वो दूसरा काम करेगा,
से मान लो डॉक्टर का काम कर रहा है, ये इंजीनियर काम कर रहा है। अब ये पर्सन डॉक्टर भी का भी काम कर ले रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, कभी कभी कारपेंटर ही बन जा रहा है। तो ये है लो डिवीजन ऑफ लेबर और ये है हाई डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, तो जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है उसमें लो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। आई होप ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, लो डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि जब सब लोग सिमिलर हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर भी कम होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिव कंशाइंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एक एक कम्युनिटी है जिसमें सिर्फ जैन जैन रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरा कोई विलेज है ना, जिसमें जैन भी है, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ज़्यादा होगी, मतलब बॉन्डिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी कि बॉन्डिंग सोसाइटी में ज़्यादा होगी? जहाँ तक मुझे लगता है बॉन्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा होगी, इसमें थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी। जैसे मान लो जैन धर्म के लोग हैं, तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, मंदिर जाएंगे, सॉरी मंदिर नहीं, जो भी ये जहाँ भी जाते हो ये मंदिर तो जाते हैं, तो मंदिर जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे। ये कोई मीटिंग होगी वहाँ पे मिलेंगे, शादी होगी किसी की वहाँ पे मिलेंगे, जब कोई किसी डेथ हो जाएगी तो वहाँ पे मिलेंगे। पर क्या ये सारे लोग मिलेंगे इन सब जगह पे? ये मंदिर जाएगा, अगर कोई जैसे मान लो, एक मिनट यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, अरे कोई मान लो हिंदू है, एक कम्युनिटी है जहाँ ये ए वाला है, ये बी वाला हिंदू है, कोई मुस्लिम है और कोई जैन है। यहाँ पे सिर्फ जैन है, तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? टेम्पल में मिलेंगे ये? बिल्कुल मिलेंगे सारे लोग। क्या लोग किसी की डेथ हो जाएगी तो मिलेंगे? मिलेंगे। क्या वेडिंग में मिलेंगे, शादी में मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या ये किसी की बर्थडे पार्टी में मिलेंगे? मिलेंगे। तो जब लोग मिलेंगे तो बॉन्ड बनेगा नहीं, है ना। यहाँ पे जैसे हिंदू ये टेम्पल जाएगा, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे मस्जिद जाएंगे ये, और ये अपने अपने मंदिर जाएंगे ये वाले। तो ये लोग मिले नहीं। फिर किसी की डेथ हुई यहाँ पे मान लो, तो सिर्फ हिंदू हिंदू आ गए, एक एक आध आ गया यहाँ से, एक दो बस। तो यहाँ पे इस सोसाइटी में और सोसाइटी में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होगी और इसमें बॉन्डिंग कम होगी, यही लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो मुझे बता देना, बट रियलिटी तो यही है। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और रिप्रेसिव लॉ, रिप्रेसिव लॉ क्या होता है अभी समझाएंगे आपको, इसको अपन लेके चलते हैं, ठीक है। इसको भी आगे समझेंगे व्हाट इज रिप्रेसिव लॉ। ओके, जैसे कि आगे देखो, ट्राइबल कम्युनिटी है जहाँ पे सब लोग सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं ना, एक ट्राइबल कम्युनिटी है मान के चलो, जहाँ पे ट्राइब रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो लोग सेम काम कर रहे होंगे, या तो फार्मिंग कर रहे होंगे सारे लगभग, या सारे हंटिंग कर रहे होंगे, यही कर रहे होंगे ना। तो ये सोसाइटी कहलाती है मैकेनिकल सोलिडारिटी। एक सोसाइटी में मैकेनिकल सोलिडारिटी होती है। क्लियर? रिप्रेसिव लॉ भी छोड़ के चल रहा मैं, आगे बताऊंगा। अच्छा चलो बताया दे रहा हूँ। रिप्रेसिव लॉ मतलब होता है जब लॉ बहुत ही हार्श हो। कैसा हो? हार्श। बस, अब इसको आगे पढ़ेंगे बाद में। हार्श का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने कुछ किया तो सोसाइटी से बाहर निकाल दिया, हाथ पैर काट दिया, वैसा वाला हार्श। ओके, एक्सट्रीम, सजाएं एक्सट्रीम होती है। जैसे कि अभी आप कुछ क्राइम कर दो तो आपको 2 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना जेल में रखा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो ये हार्श कंडीशन है? नहीं है। हार्श पनिशमेंट है? नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ करा और आपको सोसाइटी से जीवन भर के लिए बाहर निकाल दिया गया, जब पहले लोग, आपने देखा होगा पहले जब लोग शादी करते थे, लव मैरिज, तो क्या किया उन्होंने, सोसाइटी से बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर, एग्जाइल कर दिया सोसाइटी से। तो क्या हो गया, ये जो पनिशमेंट है ये बहुत खतरनाक वाली है, इसको कहते हैं रेप्रेसिव। और रेस्टिट्यूट मतलब वो कि आपने लव मैरिज की, आपको मान लो, चलो वैसे तो सज़ा नहीं होती है, मान लिया, चलो मान लेते हैं कि 2 दिन की सज़ा हो गई आपको, 2 दिन की जेल हो गई, ठीक है, हाइपोथेटिकली। 2 दिन बाद वापस आ जाना सोसाइटी में, क्या दिक्कत है? ये होते हैं रेस्टिट्यूट लॉ। जैसे कि आपने चोरी करी पहले, चोरी तो समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। जैसे आप थीफ हो, क्या हो आप? थीफ। तो आपने चोरी करी, पकड़े गए, तो आप सोसाइटी से निकाल लिया जाएगा। लेकिन आज आप चोरी करते हो तो आप 2 दिन की सज़ा काट लो, 6 महीने की, या फिर 1 साल की, और फिर क्या होगा, आप बाहर। ये होता है। आई बात समझ में कि रेस्टिट्यूट लॉ और रेप्रेसिव लॉ क्या होते हैं? यहाँ पे टेबल है अपने पास, हम मैं समझाऊंगा अभी, टेंशन नहीं लो उस चीज़ की। तो पहले समझते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती क्या है।
जस्ट 1 मिनट। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी? देखो वही है, मैकेनिकल में क्या था, पुरानी सोसाइटीज़ जो होती हैं, देखो ये मैं एरेज कर दूँ 1 मिनट के लिए सब कुछ, फिर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, जल्दी हो जा। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगता है एरेज होने में, फास्ट हो जा रहे जल्दी से, चलो। ओके, तो अरे हाँ, मैकेनिकल सोसाइटी कहाँ होती है? ट्रेडिशनल मतलब पुरानी, छोटी और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ऑर्गेनिक कहाँ पे होगी? डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई डिवीजन ऑफ लेबर है ना, समझो। तो जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी होगी वहीं पे हाई डिवीजन ऑफ लेबर होगा ना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होंगी। यहाँ पे लोग डिपेंड होंगे दूसरे पे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, डॉक्टर अपना काम करेगा, इंजीनियर अपना काम करेगा, तो क्या होगा, लोग उन पर डिपेंड रहेंगे। देखो इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, सिमिलरिटी कम होगी, डिवीजन ऑफ लेबर हाई होगा, इंडिविजुअल अकेला अकेला खेलेगा। पहले वहाँ पे क्या था, कलेक्टिविटी थी, यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल इंडिविजुअल खेलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, सॉलिडारिटी कम है ना, क्यों? क्यों यहाँ पे इंडिविजुअल है सिर्फ। जैसे मान लो एक कम्युनिटी है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, तो यहाँ पे क्या इंडिविजुअलिटी है, तो यहाँ पे कलेक्टिविटी कम होगी, यहाँ पे कलेक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये मैकेनिकल सॉलिडारिटी होगी, ये ऑर्गेनिक वाली होगी, सिंपल। तो यहाँ देखो आगे, लॉ कौन से रेस्टिट्यूटिव, मतलब वही, जैसे कोई थीफ है, उसने चोरी करी, कोई थीफ है उसने क्या करी, चोरी करी, 2 दिन सजा काटो बाहर आ जाओ, वही वाला, क्लियर। जैसे मॉडर्न सिटी में डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सब लोग अलग अलग टास्क करते हैं, क्लियर है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको और अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया, पता नहीं क्यों। तो अपन इसको यहीं ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को, अगले लेक्चर बाद में देखेंगे अपन। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो यू कैन लाइक, यू कैन शेयर, यू कैन सब्सक्राइब, ठीक है। यू कैन कमेंट ऑल्सो कि कैसा जा रहा है लेक्चर, कैसा आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। एंड हाँ, आपको बुक्स तो पढ़नी ही है, अब बुक को छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये लेक्चर देखो साथ में बुक पढ़ो। आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना, 4 लेक्चर हो चुके हैं सोशल फैक्ट के। ओके, थैंक यू एंड बाय।